बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। आज सुबह से ही धुंध के डेरे हैं जी, स्मॉग तो है ही है, लेकिन धुंध अब डेंस होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक जो है वो रोकती जाती है जब तक हद निगाह बेहतर नहीं होती। और अभी भी आयशा जब हेडलाइंस पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि मोटरवे जो है वो इस वक्त ताहाल ट्रैफिक के लिए कुछ मकामात से बंद की गई है क्योंकि धुंध की शिद्दत मौजूद है। लेकिन दिसंबर आने वाला है जी, और अब जाहिर है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा, लेकिन हम सब की दुआ सिर्फ ये है कि बारिश हो जाए, अगर अल्लाह ताला से दुआ है तो फिर स्मॉग और आलूदगी जो है उसके असरात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इसी के साथ अपने पहले सेगमेंट हर दिन एक नेकी की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको एक खूबसूरत सा मैसेज सुनवाएंगे और खुसूसी दुआ भी होगी। वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है, वो कौन से 3 अफराद हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन कोई भी साया नहीं होगा सवाए अल्लाह के अर्श के साए के। तो 3 ऐसे खुश नसीब इस हदीस में बयान किए गए हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। पहला वो शख्स जो नागवारी की सूरत के अंदर भी जी नहीं चाह रहा वज़ू करने को, वो चाहता है कि मैं बावुज़ू रहूं, ठंड है, उसका वज़ू टूट गया, अगरचे उसने अभी नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन वो चाहता है मैं बावुज़ू रहूं। वो उस ठंड को बर्दाश्त करते हुए वज़ू करता है। ये वो खुश नसीब है, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे ये भी होगा। दूसरा वो आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा, वो शख्स है जो तारीकियों में, अंधेरों में मसाजिद में जाया करता था। आज तो बारिश हो जाए, ज़रा सी आंधी आ जाए तो हम नमाज ही मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं, कहते हैं घर में पढ़ लेंगे। तीसरा वो आदमी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा, वो शख्स है जो भूखे को खाना खिलाता है। अल्लाह हमें भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। और इसी के साथ चूँकि मैंने मौसम की बात की थी तो हम वेदर अपडेट्स भी ले लेते हैं कि शहर लाहौर का इस वक्त मौसम क्या है। टुडेज़ वेदर शामिल करेंगे। मायदा हमारे साथ मौजूद है। मायदा, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल सिमल, आज शहर के मौसम की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा देखने में नज़र आया ही है। और जैसे ही आप जो है, क्योंकि नवंबर का एंड भी हो चुका है और दिसंबर का स्टार्ट है, तो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा। लेकिन इसी के साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहीं भी कमी नज़र नहीं आई है। आज भी शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 326 रिकॉर्ड किया गया है, जो बदतरीन हमारे शहरियों के लिए करार दे दिया गया है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें और भी ज़्यादा मज़ीद जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पर 400, गुलबर्ग में 380, जेल रोड में 400, वाघा बॉर्डर जो है वहाँ पर 405 रिकॉर्ड किया गया है, शादरा 402, माल रोड 370 और इसके साथ रायविंड जो है वो 390 रिकॉर्ड किया गया है। हरबंसपुरा में भी 390 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट के एरिया में जो है 360 रिकॉर्ड किया गया है। जौहर टाउन में 308 रिकॉर्ड किया गया है। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं शहर के जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया है। जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखने में नज़र नहीं आई है, तो उसी की दूसरी जानिब जो है हमारे माहिरीन ने
हमारे शहरियों को बार बार ये हदायत जारी की कि जो है मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी बनाया जाए, क्योंकि पहले जो है वो इस फ़िज़ाई आलूदगी जब बढ़ रही थी तो इसके साथ आंखों की इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां देखने में नज़र आ रही थी। लेकिन अब हमारे शहरियों में जो है वो सांस की बीमारियों के साथ साथ जो है वो सर दर्द और नज़ले ज़ुकाम की बीमारियाँ और फेफड़ों की बीमारियाँ जो है वो तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही हैं। और शहरी शदीद मुश्किलात का हमारे शहरियों को सामने जब वो सफ़र करते हैं तो प्लीज़ अपने आप को। बहुत शुक्रिया मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की अपडेट्स दे रही थी। इसी के साथ हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है उसमें लीड स्टोरी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के हवाले से है, जो कि फरवरी में शुरू होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 1 साल की डेडलाइन मुकर्रर। ओमिक्रॉन वायरस का खतरा सर पर मंडलाने लगा। एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन अचानक बंद कर दी गई। लेस्को के पास रैबिट कंडक्टर का स्टॉक खत्म हो गया। मुताबिक शहरी ताहाल बिजली से महरूम। और भिखारी माफिया इंतजामिया पर भारी, ऑपरेशन नाकाम। ट्रैफिक सिग्नल्स पर फिर रश बढ़ गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सर्टिफाइड 2 के सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आज सुबह आपको स्मॉग के साथ साथ धुंध भी देखने को मिली होगी। ये हमारा मुकद्दर बन चुका हुआ है, क्योंकि हमने नहीं, धुंध तो अच्छी होती है, मैं कहती हूँ सर्दी लेकर आती है, लेकिन धुंध तो आती है, लेकिन अभी जो बारिश की शायद की बात हो रही थी, तो अगर बारिश हो जाए तो मेरे ख्याल से ये धुंध के बादल भी छट जाएंगे और कमी आएगी धुंध में। जो गो के आगे जनवरी में बहुत ज़्यादा जो लास्ट वीक होगा दिसंबर का और उसके बाद फिर जनवरी में धुंध ज़्यादा रहेगी, मगर स्मोग फ़िलहाल जो है वो ख़तरनाक है जिसके लिए, और वो ख़त्म नहीं हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हम तरक्याती मंसूबों की बात करते हैं अक्सर कि इस हुकूमत का फोकस नहीं रहा 3 साल में, लेकिन अब एकदम से ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो गए। कुछ कंप्लीट भी हो रहे हैं। एक और मंसूबा अनाउंस कर दिया गया जी, फरवरी में शुरू हो जाएगा एलिवेटेड एक्सप्रेस। मंसूबा बहुत पुराना है बट उसको दोबारा शुक्र है आपको याद है 2014 इस हवाले से 2014 से इसकी प्लानिंग की गई थी। अगर 2015 अक्टूबर में ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट शुरू ना होता तो शायद ये 2016 में ये कंप्लीट भी होता, क्योंकि इसके हवाले से सारी जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई थी वो मुकम्मल की गई। पहले ये भी ऐसा भी वक्त था कि रातों रात इसकी लैंड एक्विजिशन के लिए वर्किंग की गई, जिसका खमियाजा आज तक जो मुतासरीन है उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तजाद था। 2 पैरेलल मौज़ाजात हैं, मौज़ा नुनारियाँ और मौज़ा शेराकोट, और हालत ये है कि मौज़ा शेराकोट को तो 1 कनाल का 2 करोड़ 7 लाख रुपए अदायगी की गई, जबकि मौज़ा नुनारियाँ को सिर्फ 7 लाख रुपए अदायगी की गई, जबकि 813 कनाल में से 670 कनाल सिर्फ मौज़ा नुनारियाँ की है। तो ये बहुत बड़ा तदाद था। उस वक्त भी ये इशूज हुआ, तो मैटर करता है, मुतासरीन ने वहाँ पर एरिया की जमीन उस एग्जैक्टली के अंदर आ रही है। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि तमाम एरियाज का इक्वल रेट जारी करें। एग्जैक्टली नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मौज़ा नुनारियाँ मौज़ा इचरा जो कि गुलबर्ग का एरिया है उसको एक मैं नहीं बना रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो 2 पैरेलल मौज़ाजात हैं जिनमें मौज़ा शेराकोट और मौज़ा नुनारियाँ दोनों इकट्ठे हैं। इनके रातों रात करने की वजह से ये नुकसान हुआ कि रेट्स के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी थी उस वक्त की, वो तयन नहीं कर पाई कि ये है। और आज ये इशू जो है वो अब भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ये इशू सबसे ज़्यादा उठाया जाएगा, क्योंकि मुतासरीन की दादरसी नहीं की जा रही। अलबत्ता खुशाइन बात है, प्रोजेक्ट की मुखालफत जो है वो हम तो आपको पता है कि हम तो प्रोजेक्ट अगर होते हैं तो उनका ऑब्वियसली फ़ायदा होता है, रोज़गार खत्म होता है, आपकी कंपनीज को कंस्ट्रक्शन कंपनीज की इस्तेदाद कार बढ़ती है। ऑरेंज लाइन में हमने देखा, मेट्रो बस में देखा, फिर आज़ादी चौक फ्लाईओवर में देखा, कलमा चौक, आपका चबुच्चा फाटक जो कि अब शंघाई अंडरपास है, वहाँ से आप गुजर के भी आती हैं। तो ये बीजिंग अंडरपास, शंघाई ब्रिज, शंघाई ब्रिज है। राव साहब उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। दुर्रा नायाब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा आपको याद होगा जब DGLD के हमारे स्टूडियो में आए वो तभी बताकर गए थे कि फरवरी में शुरू हो जाएगा और अब बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। स्टेट बैंक से 35 अरब रुपए कर्ज भी लिया जाएगा।
बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। राव साहब को बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि मुतासरीन को प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो इस मंसूबे का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सीमत, बात ठीक है। मुतासरीन की हद तक अगर उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो उनकी जो फादियत है इस मंसूबे की वो उनकी नज़र में तो कुछ नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि इस हुकूमत जो वक्त है इसने पहले भी मुआवजे कहाँ दिए हैं। आप शेरा वाला गेट की बात कर लें, आप इसकी बात शाकाम फ्लाईओवर की बात कर लें, और जब इनको रेट्स अनाउंस किए गए तो वो रेट बिल्कुल गैर यकीनी थे, लेकिन वो हर फोरम पे गए। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी अप्रोच की, उन्होंने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो कमेटी थी उसको भी अप्रोच किया, लेकिन वो तमाम रेट्स रिवाइज नहीं हो चुके। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो क्रेडिट है ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को जाता था कि उन्होंने मेट्रो बस जब बनी तब भी रेट रिवाइज किए, ना सिर्फ रेट रिवाइज किया बल्कि कंपनसेशन भी दी, कंपनसेशन के साथ डिस्टर्बेंस अलाउंस भी दिया कि आपका कारोबार आज मुतासिर हो रहा है और 11th आवर आपको हटा के कहीं और फेंक दिया जाए तो आप डिस्टर्ब तो होते हैं। तो ये ज़र्फ जो है ना उसी गवर्नमेंट का था। ये तो राव साहब को क्लियर करते हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। अब रही बात इस प्रोजेक्ट की। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए नहीं, राव साहब खुद भी इन मुतासरीन में, उनकी अपनी जमीन जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर आती है, इसलिए वो उनकी तकलीफ को ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। मैंने कहा चले हमें तो हकीकत की बुनियाद पे रिपोर्ट करनी चाहिए ना, हमें तो बिल्कुल भी हुकूमत के लॉलीपॉप वाली बात नहीं करनी चाहिए। हमें सही बताना चाहिए आवाम को कि क्या होने लगा है। सॉरी, आपके ही प्रोग्राम में डीजीएलडी कह के गए कि उन्होंने कन्विंस कर लिया है वजीर आला को कि वो रेट जो है वो फाइनल हो जाएगा और उसके बाद हम उसको फंड दे के इस मंसूबे को स्टार्ट कर लेंगे। आप ये मंसूबा जो है प्रॉपर काबीना कमेटी में पेश होने जा रहा है। जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी वज़ीर आला ने, उसने अप्रूवल दे दी है, उसने तमाम तर जो सिफारिशात है उनको फाइनल कर लिया है। इसकी लागत जो है 50 अरब और 80 करोड़ जो है फाइनल की गई है। एक साल में इसको बनाना है। 10.6 किलोमीटर पे जो इसकी तमाम तर एक्विजिशन है उसको पहले फेज में हर सूरत मुकम्मल करना है। उसके लिए इस पे फार्मूला भी तय कर लिया गया कि 10 अरब हुकूमत पंजाब इसमें शिपिंग करेगी, 5 अरब एलडीए करेगा, 35 अरब जो है वो स्टेट बैंक देगा। अच्छा दूल्हे, मुझे ये बता दें बस कि इसकी डेडलाइन क्या दी गई है? फरवरी में तो शुरू होगा, लेकिन क्या कोई बताया गया है टाइम फ्रेम के किसमें कंप्लीट होगा ये? अच्छा, ये 1 साल का प्रोजेक्ट है। 1 साल की डेडलाइन दी गई है कि फरवरी 2022 में अगर इसको शुरू किया जाए तो फरवरी 2023 से कबल स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उससे पहले आपको पता है फिर हुकूमत भी जारी होनी है और इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस हो गई होनी है तकरीबन उस वक्त। तो वो बड़ा टाइम, इसका कैलकुलेटेड टाइम है, इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। इसका टाइम इतना करीब है कि 2023 फरवरी में हर सूरत इसको मुकम्मल होना ही होना है, वरना इस हुकूमत को क्रेडिट देने का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। दुल्हन नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। राव दिलशाद, ये जो 1 साल का टाइम इन्होंने रखा है, ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल गेन करना चाह रहे हैं वो, इससे एक चैलेंज तो होगा इसको पूरा करना। सबसे एक क्लैरिटी इसमें दे दूं कि हमने प्रोजेक्ट्स की मुखालफत कभी नहीं की। हम आज भी ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। बड़े शहर की बड़ी ज़रूरियात है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ 1.25 करोड़ आबादी रजिस्टर्ड है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा लोगों का आना जाना यहाँ पे रहता है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपको और भी बहुत कुछ करना है। इस प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात कर रही हैं, यहाँ पर जो कम्यूटर्स की रखी है, एक चूँकि ये 4 लेन होगा, ड्यूल कैरिज वे है, और 1 लेन को मुख्तस किया गया है बस के लिए। और जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसका मोटरवे के करीब अलाइड फैसिलिटीज के लिए बस अड्डे भी बना रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट को अगर करना है, इसमें तकरीबन कोई 583 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं लैंड एक्विजिशन के लिए। इसकी LOS का जो हिस्सा इसका है उसमें पाइलिंग वर्क्स भी मुकम्मल किया जा चुका है। अब बात यह है कि जो चीफ इंजीनियर 1 LDA के इसरार सईद हैं, उन्होंने एक दानिशमंदाना फैसला इस हवाले से पहले ही कर रखा है कि इस प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और 6 हिस्सों में तकसीम करने से 5 से 6 पैकेजेस इसके बनाए हैं। उसका फ़ायदा बुनियादी तौर पर यह होगा कि बैक वक्त काम शुरू हो सकेगा और 5 से 6 कंपनीज जो है वो बैक वक्त काम कर सकेंगी। और 18 माह की इसकी पहले डेडलाइन थी, अब इसको 12 माह में किया। ये एप्लीकेबल है, हो सकता है, लेकिन जब तक आप अफेक्टीज के रिजर्वेशंस को, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से फिर कोर्ट में ये इशू जाएगा। और जिस तरह से आज रूडा के हवाले से भी बहुत ज्यादा पिटिशंस हैं, तो फिर इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी पिटिशनर्स जो वो जाएंगे, मुतासिरीन जाएंगे, उनका एड्रेस पहले करना जरूरी है। के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले आपको मुतासरीन को कंपनसेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको सिर्फ उनकी कीमत अदा कर दें, जैसे दुल्हन नयाब याद करा रहे थे, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कंपनसेशन दी जाती थी, उसके अलावा कुछ अलाउंसेज होते थे जो दिए जाते थे ताकि मुतासरीन को एतराज़ ना हो। इसके बावजूद आपको याद होगा ऑरेंज ट्रेन पर एतराज़ात भी लगे
और कई महीने का स्टे ऑर्डर भी रहा क्योंकि मामला अदालत में चला गया था। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है कि आप मुतासिरीन को बुलाइए, उनसे मामला तय कीजिए और फिर प्रोजेक्ट शुरू कीजिए और फिर महीनों में वो कंप्लीट भी हो जाता है और 2023 में फिर आप, जैसे दुर्रे आप कह रहे थे कि उसको पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो एक अजीब खबर जो समझ नहीं आई कि एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन अचानक क्यों बंद कर दी गई जबकि ओमिक्रॉन का खदशा बरकरार है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ओमिक्रॉन का खतरा सर पर मंडलाने लगा है, लेकिन अचानक ही पता नहीं पंजाब हुकूमत को क्या हुआ कि एक्सपो सेंटर पर जो वैक्सीनेशन थी वो बंद कर दी गई है। शहरी बेचारे ख्वार हो गए हैं और कह रहे थे कि इतनी दूर से आए हैं और अब यहाँ आकर पता लगा कि यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। राव साहब क्या करना चाह रही है हुकूमत? देखिए, मैंने भी कल इस पर थोड़ा सा जब ये स्टोरी आई तो मैंने कोशिश की, चेक किया कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी कि एक्सपो को तो बड़ा क्रेडिट था कि ये एक मेगा, साउथ एशिया का एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर यौमिया 25 से 30 हज़ार अफराद की वैक्सीनेशन की जा सकती है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एक्सपो में चूँकि अब इस वक्त जो अमला डिप्यूट था वो 400 से 500 का अमला डिप्यूट था और साथ ही जो कैंपेन चल रही थी घर घर वैक्सीनेशन की वो भी साथ साथ चल रही है। और फिर यहाँ पर अगर अमला आपके पास है, 400 से 500 का अमला मौजूद है, तो अगर आप बात करें तो आपके पास वैक्सीनेशन के लिए लोग आए 100 या 125, तो फिर उन 100-125 लोगों के लिए 500 लोगों को बाउंड करना मेरा ख्याल है कि यही बुनियादी वजह बनी और इसी को ही मलूज़े खातिर रखा गया। अलबत्ता 100% वैक्सीनेशन नहीं हुई है जी, और फिर आपका एक नया वेरिएंट आने का खदशा पैदा हो गया। मेरे ख्याल से मजीद सहूलियात देनी चाहिए थी और वैक्सीनेशन को प्रमोट और करना चाहिए था। देखिए, आपको ये तो हो सकता था कि आप कम से कम वहाँ से अमला जो है वो वहाँ अगर कम आ रहे हैं लोग वैक्सीनेशन के लिए तो फिर वहाँ पर अमला भी कम कर दिया जाता, एक हॉल को यूटिलाइज कर लेते। लेकिन मुसलसल इसको एकदम से बंद करना, क्योंकि अब आपने इसकी तशहीर बहुत ज़्यादा की है, पूरे शहर के लोगों को पता है कि किसी भी वक्त जाएं तो वहाँ आपको वैक्सीन जो है वो दस्तयाब होगी। आपको वो अवेलेबल हो ये रहा है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये जवाज़ बनाया गया है कि वहाँ पर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर एक्सपो सेंटर में बहुत ज़्यादा जो सनती नुमाइशें लगती हैं उनमें भी खलल आ रहा था। तो ये एक वजह है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या वजह हो सकती है। जाहिद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन अचानक बंद कर दी है, क्या वजह समझ आई आपको? आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? क्यों ये डिसीजन लिया गया हुकूमत की तरफ से? जी, ये बिल्कुल जो एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर बनाया गया था, ये रेंट किया गया था इस जगह को। सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सपो सेंटर में जो है वो सबसे पहले कोरोना फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया, अब वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद ये कंटिन्यूटी जो है वो इसकी चलती रही, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पे कोई भी और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकी। फिर लेटर ऑन जो है वो इसको वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर रवा साल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया इसका इस्तेमाल, और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया। अब एक्सपो की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को ये मरासला अरसाल किया गया था कि इसे आप 1 दिसंबर से जो है वो खाली कर दें। 30 नवंबर से ये आपका लास्ट डे है। हमें इसकी दोबारा जो है वो सारे की जो है वो इसको रेनोवेट करना है, इसको ठीक करना है। जो आप इस्तेमाल करने के लिए जो मॉडिफिकेशन आपने की थी वो ठीक करनी है, और हमने बाय जनवरी 1 जो है वो इसको दोबारा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर वापस लेके जाना है। ठीक है। तो इसका फैसला होने के बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इसका कोई मुतबादल कोई सरेदस्त जो है वो कोई इतना बड़ा पैमाने पे जो है वो बंदोबस्त नहीं किया, लेकिन इसको जो है वो खाली कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि एक नया वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा मौजूद है और उसके बावजूद आपका पूरा शहर अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके या कुछ ऑल्टरनेट सोचते, बस आपने बंद करने में अपनी जान छुड़वाई? ये बात आपकी दुरुस्त है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पार्ट के ऊपर, डिपार्टमेंट के पार्ट के ऊपर है कि उसको ये ज़िली शोबा सेहत को, ज़िली इंतजामिया को जो है वो ये हदायत जारी करने से पहले कि वो ये सेंटर जो है वो बंद कर दें,
क्योंकि ये सबसे रेनोव्ड सबसे बड़ा सेंटर था। तो इस सेंटर को बंद करने से पहले इसके रिपरकशंस देखे जाने चाहिए थे और इसके मुतबादल बनाए जाने चाहिए थे, क्योंकि हदफ हासिल नहीं हो सका अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन का। और उसमें सरे फहरिस्त आपके सरकारी अस्पताल तक जो है वो शामिल हैं कि उनके डॉक्टर्स और अमले की भी वैक्सीनेशन 100% नहीं हो सकी, जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। जी। तो इसी तरह आम शहरियों की भी वैक्सीनेशन का वो हदफ हासिल अभी तक नहीं हो सका। बिल्कुल सही। और शहरी बेचारे एक्चुअली ख्वार हो रहे थे कल भी और अब आगे के लिए भी। उनके लिए खबर यही है कि एक्सपो सेंटर को तो बंद कर दिया गया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो राव साहब, इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट नहीं सोचा गया और बस उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब ये सेंटर इंतजामिया वापस मांग रही है तो हम दे देते हैं, ऑल्टरनेट नहीं सोचते हैं। देखिए, आपके पास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, आप ये फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्पेंसरीज हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि एक्सेस भी लोगों की इजी है। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर ये करना चाहें, मेगा सेंटर्स नहीं बनाना चाहते, तो फिर ये जब तक कैंपेन चल रही है इसको मजीद प्रोलॉन्ग कर लें ताकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट भी हो जाए। इससे पहले आपने एक और प्रोजेक्ट भी बंद किया, रीच एवरी डोर, जो रेड के नाम से एक कैंपेन चल रही थी कि घर घर जाकर लोगों को इनकरेज किया जा रहा था वैक्सीनेशन कराएं। डेंगू की वजह से वो मुतासर हुई, फिर आपने एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद कर दिया। अब आप किस तरफ जा रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर फिफ्थ वेव दोबारा से फिफ्थ वेव में भी उसी तरह से स्पाइक आया केसेस का, तो कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट? इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। बहरहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आपसे लेस्को के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ तो बिजली के नए कनेक्शन रुक गए हैं, दूसरी तरफ मुतादिद शहरियों की ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक के बाद एक ऐसी खबर के रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए और फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सके, और लेस्को में भी ऐसा ही हुआ है जी। ट्रांसफार्मर और मीटर्स के बाद अब स्टील और वुडन क्रॉस का स्टॉक खत्म हो गया, फिर रेबिट कंडक्टर का स्टॉक खत्म हो गया। मटीरियल की किल्लत की वाइस कनेक्शन नहीं लग पा रहे हैं और शहरी बेचारे बिजली से महरूम हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बिजली फ्राहम करने वाला इदारा कम और कोई ग्रोसरी स्टोर लगता है। कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर नहीं है, कभी मीटर्स नहीं है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएं तो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ पार्टियों के कंट्रोल में हैं और माफियाज़ का दौर है, और कभी कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, कभी कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल उसी पैराए पे आज लेस्को भी खड़ा है। अब लेस्को के हवाले से डिस्कोज इसीलिए बनाई गई थी कि बिजली की तहसील के लिए का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए और लोगों को ये सहूलत मुहैया की जाए कि आपको वाकई सर्विसेज जो हैं वो देनी है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहती है। आए रोज़ लेस्को का कभी सिस्टम बैठ जाता है, हल्की सी बारिश हो तो इनके 500 या 300 फीडर्स इनके ट्रिप कर जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन तब्दील करनी हो ये वो नहीं कर पाते। मीटर्स अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया वो नहीं। हाँ, अलबत्ता एक काम में बहुत एफिशिएंट है ये इदारा कि किसी गरीब आदमी को जिसके घर में सिर्फ एक पंखा हो और फ्रिज भी ना हो, उसको 3 मरले के घर को लाख रुपया बिल जरूर आ जाता है। बिल्कुल। और फिर एक तो हमारी मिसाल हमारे कॉलीग के फिर बड़ी सरकार घर बिजली का मीटर अभी लगा नहीं है, मतलब अभी मीटर आके उन्होंने लगाना है, कनेक्शन फाइनल हो गया और उनको बिल भेजा हुआ है 60,000 रुपए का। अच्छा देखिए, ये ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स ये ऑन गोइंग काम है, बल्कि ये 24 आवर, ये कभी किसी का मीटर ख़राब होना है, कभी किसी इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो ये शिकायत ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि सर्दियों में वैसे निस्बतन कम ज़रूर होती हैं लेकिन शिकायत ज़रूर आती हैं, और इनके लिए स्टील वुडन और आपके पास जो वुडन क्रॉस है वो है नहीं। अब सूरत हाल ये है कि आए रोज़ अशिया की किल्लत, वो वाली अशिया की किल्लत जो कि रोज़ाना की इस्तेमाल होनी है, लेकिन बदकिस्मती है कि लेस्को जिस तरह मुल्क चल रहा है वैसे ही लेस्को भी वैसे ही चल रहा है। एग्जैक्टली। अफसोस की बात यह है कि ये तमाम प्रॉब्लम्स चल रही हैं लेस्को के साथ, फिर इरेगुलेटरीज की शिकायत भी आ रही हैं, फिर करप्शन की शिकायत भी हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि आगे फर्दर जो प्रोसीजर आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस होता है वो नहीं चल पा रहा। और अभी भी यही हुआ है कि चीज़ें कम हैं लेकिन कोई इस तरह से बॉदर नहीं कर रहा। अच्छा, वहीं पर राव साहब मैं अगली खबर की तरफ भी जाना चाहूँगी। इंतज़ामिया एक टाइम पर जब कैंपेन चलाती है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और फिर जब कैंपेन्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उनका ध्यान भी ख़त्म हो जाता है कि वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है या नहीं है। मैं बात कर रही हूँ भिकारी इंतज़ामिया पर भारी जी, ऑपरेशन नाकाम है।
ट्रैफिक सिग्नल्स पर भरमार नज़र आ रही है भीख मांगने वालों की, और ये बाकायदा ऐसे लोग हैं जिनके फिक्स्ड हैं सिग्नल्स। और एक तो मैं आपको ये भी बताऊं कि फिक्स्ड सिग्नल्स इस तरह से हैं कि 3-4 माह के बाद आपको रोटेशन नज़र आती है, आप अगर एक ही रूट से आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर एक माफिया, एक ग्रुप है जो इनके पीछे काम कर रहा है। बिल्कुल, ये अगर आप मुख्तलिफ सिग्नल्स पे देखें तो आपको थोड़ा कॉर्नर पे एक मोटरसाइकिल रिक्शा नज़र आएगा जिस पे पूरी फैमिली आती है और पूरी तरह इनक्रोच्ड होती है, पूरा कब्ज़ा अपना शो करते हैं एक सिग्नल पे और किसी दूसरे को नहीं आने देते। इसी तरह से ख्वाजा सरा है, मुख्तलिफ सिग्नल्स पे ख्वाजा सरा किसी और भिखारी को नहीं आने देते, वही तो शक्लें हैं जो और फिक्स सिग्नल्स पर नजर आती हैं। अकबर चौक में चले जाएं, एक वो वहाँ पर भी इसी तरह हर चौराहे में इस कैंपेन को शुरू किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो चंद दिन के बाद खबरों की जीनत बनाने के बाद फिर इनको जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो ये सूरत हाल ये है कि जो आपके बहाली सेंटर्स हैं, अच्छा इसमें सारे माफियाज नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाकई मुस्तहिक हैं और वो आपको बैठे हुए कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, उनको आप खुद से आपका दिल चाहेगा कि इनकी दादरसी की जाए, मतलब किसी की टांग नहीं है या, और बहुत सारे इसमें बहरूपिये भी हैं, भिखारियों के रूप में बहरूपिये भी आर्टिफिशियल अंधे भी हैं, अपनी ग्लासेस लगा के तो एक्टिंग करते आपको नजर आएंगे छड़ी पकड़ के। ये मैंने रीगल चौक पे मैंने खुद एक देखा, तो उस पर पैकेज भी बनाया कि किस तरह से ये सारे काम करते हैं और अच्छा खासा वो लड़का काम करने वाला। ये बहरहाल इस पे जो DIG ऑपरेशन थे इनसे पहले उन्होंने काफ़ी किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इस पे मुतहरिक हुई, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है आपकी। सस्टेन किस तरह से करना है अपनी किसी भी पॉलिसी को, उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमने देखा कि शुरू से ही 10 दिन बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद बिल्कुल नीचे, और जिस तरह से तजावज़ात के हवाले से आजकल चल रहा है और एकदम से फिर नीचे। तो अच्छा, ये सिर्फ मामला सड़क के ऊपर रश का नहीं है, यही वो गदागर हैं जो बाद में जराइम पेशा भी बन जाते हैं और बहुत से स्ट्रीट क्राइम्स में भी इन्वॉल्व। देखिए, इनको जब भी आप पकड़ते हैं तो इनके पीछे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग माफिया आता है। इनकी फौरी तौर पे FIR अगर देते हैं तो फिर इनकी फौरी बेल करवाने के लिए वकला भी जो पहुंच जाते हैं। तो शहर को भिखारी फ्री बनाने का जो दावा है पंजाब हुकूमत का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो फिलहाल तो हमें पूरा होता हुआ नहीं आ रहा, वफा नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत का ही मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे गार्डन्स की तरफ से नेशनल फाइट टूर्नामेंट जो है वो चल रहा है और उसमें मुल्क भर से फाइटर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया गया है थ्रू आउट ये इवेंट और कल उसका सेमीफाइनल होने जा रहा है जिसमें 32 पार्टिसिपेंट्स यानी कि फ़ाइटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 4 बजे शाम को ऐसे गार्डन्स में ये शुरू होगा और इसमें कोलैबोरेशन जो है वो MMA की जानिब से भी की गई है, PMMAF की तरफ से की गई है और MMA जो है वो इस पूरे मिक्स मार्शल आर्ट जो है उससे रिलेटेड लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे जो हमारे साथ रीजनल हेड MTK और MMA एडवाइजरी डायरेक्टर PMMAF पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन से फैज़ान फयाज साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और एडवाइजरी डायरेक्टर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन अवैस शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। ये जो इवेंट रखा गया है MMA चैम्पियनशिप जिसमें ऐसे गार्डन्स के कोलैबोरेशन से ये भरपूर इवेंट चल रहा है और कल सेमीफाइनल है, बताइएगा अब तक ये इवेंट कैसा रहा और सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये जो इवेंट है इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। सारे पाकिस्तान से 500 फाइटर्स आए थे इस इवेंट में शिरकत करने के लिए और नाउ वी डन 32 और उसके साथ क्या कहते हैं ये एक एमेच्योर लेवल पे इवेंट है और ये मेरे मुताबिक मैंने सारी दुनिया में इवेंट्स देखे हुए हैं लेकिन देयर इज़ नथिंग लाइक दिस एट द एमेच्योर स्टेज व्हाट वी आर डूइंग हियर एट ऐसे गार्डन्स PMMAF और वो भी पाकिस्तान में जहाँ पे MMA बिल्कुल ग्रोथ स्टेजेस पे है। तो ये है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो मैं कहूँगा कि जो अगली आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक नया एक पर्सपेक्टिव है देखने के लिए और पहली बार एमेच्योर फाइटर्स को इतने बड़े इनामों के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है और एक
बड़ी कवरेज के पीछे मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है जहाँ पर ना सिर्फ वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं बल्कि ऐसे इवेंट्स जो हैं उनको इनकरेज भी करते हैं कि आप मज़ीद आगे भी जा सकते हैं अवैस। और ये बड़ा ज़रूरी भी होता है किसी भी टैलेंट को निखारने के लिए इनफ प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पर उन्हें पता हो कि दे हैव अ फ्यूचर इन वट एवर पोटेंशियल एंड टैलेंट दे हैव। सो ये इवेंट जो है वो डेफिनेटली ये साबित कर रहा है कि लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में MMA का कोई प्रॉपर उस तरह से सेटअप तो मौजूद है नहीं, लोग खुद ही शौक से अपने देख के वीडियोज़ इस तरह से सीखते हैं और फिर आगे जाते हैं। सो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल MMA जो पाकिस्तान में अभी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज पे है, बहुत ज़्यादा पुराना स्पोर्ट नहीं है, नया स्पोर्ट है, लेकिन MMA इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारे जो यूथ है उसके अंदर ये बहुत पॉपुलर है। और अभी फ़िलहाल उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे फाइटर्स के पास और ऐसे ग्रुप जो है वो यही चाह रहा है कि इस तरह की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं और इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए हमारे यंग टैलेंट को, ताकि वो ग्रास रूट लेवल से ही जो है ना उनकी जो है हम प्रमोशन कर सकें और उनके ऊपर हम वर्क कर सकें ताकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक उनकी रसाई जो है वो आसान हो जाए। बिल्कुल सही और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये इट्स अ रूट टुवर्ड्स इंटरनेशनल फाइट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ पर जाकर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। फैज़ान, इसमें ऐसे गार्डन्स ने जो कोलैबोरेशन किया है और ये जो पूरा मेगा इवेंट है, प्राइवेट इंडस्ट्री को हम हमेशा कहते हैं कि सामने आए, स्पॉन्सरशिप्स होने चाहिए, तो ऐसे गार्डन्स को एक बड़ा क्रेडिट जाता है इस इवेंट का ऑब्वियसली। देखिए, I'm gonna talk about the vision of ऐसे गार्डन्स। ऐसे गार्डन्स एक सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ऐसे गार्डन्स एक एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस ना सिर्फ हमारे रेजिडेंट्स के लिए लेकिन हम चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान को ये एक्सपीरियंस मतलब वी विश ऑल ऑफ पाकिस्तान गेट्स दिस एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ बीइंग डन थ्रू ये जो इवेंट्स हमारे हो रहे हैं MMA के ज़रिए हम सारे पाकिस्तान को ऐसे गार्डन्स का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इस एक इवेंट में थ्रू द डोर्स ऑफ ऐसे गार्डन्स तकरीबन 500 अफराद आए हैं। 500 अफराद से वी कम डाउन टू 32 और ये कि फाइटर्स पूरे पाकिस्तान से फ्राम ऑल ऑफ पाकिस्तान पीपल हैव कम, दे हैव टेकन पार्ट इन दिस इवेंट और इसके ज़रिए क्या कहते हैं यू नो दे गेट टू सी व्हाट ऐसे गार्डन्स इज़ अबाउट। ऐसे गार्डन्स के जो CEO हैं शेब अफजल मलिक और PMMAF प्रेसिडेंट बाबर राजा साहब, इनकी जो मैं पाकिस्तान आया था तकरीबन 8 महीने पहले और मैं पाकिस्तान आया था एक ही मकसद से कि आई वांटेड टू ग्रो दिस स्पोर्ट इन पाकिस्तान, दिस इज़ वन ऑफ माई रीजंस फॉर कमिंग हियर। और मैं मिल गया बाबर भाई से, शुएब भाई से और जब मैंने इनकी विज़न देखी कि हम MMA को किधर पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं और ये लोग वो सपोर्ट दे रहे थे जो मैं कहूँगा कि कोई हुकूमती इदारा नहीं दे रहा, कोई और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं दे रहा जो इनकी विज़न थी। और आई फेल इन लव विद आइडिया एंड फ्रॉम देयर यू नो हमने इसी चीज़ पे तगदो की और ये कि पहला इवेंट हुआ जिसमें 500 फाइटर्स एक इवेंट का हिस्सा रहे हैं और राइट नाउ इस इवेंट की अख्ताम की हम तरफ आ रहे हैं और ये कि 32 फाइटर्स डाउन टू 16, उनमें से हर डिवीजन का इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड द क्रेडिट गोज टू ऐसे गार्डन्स एज वेल। अवैस, NFT जो करवाया जा रहा है ये नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, ये कैसे डिफरेंट है और इसके फ्यूचर सम्राट क्या हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये इस तरह से डिफरेंट है कि एक तो सबसे पहले ये पाकिस्तान की जो MMA की तारीख़ है उसमें पहली दफ़ा इस तरह से हो रहा है कि एक लीग स्ट्रक्चर के अंदर एक इवेंट हो रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान में हर सूबे से जो है फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि फैज़ान ने बताया कि मोर देन 500 फाइटर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट के अंदर। हमने पहले ट्रायल्स रखे थे हर सूबे के अंदर, उसका सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद फिर हमारे क्वार्टर फाइनल्स हुए थे और अब हम सेमीफाइनल की तरफ आ गए हैं जो कि कल हमारा इंशाल्लाह होने जा रहा है। तो उन 500 फाइटर्स में से हमने जो बेस्ट टैलेंट था 32 फाइटर्स का वो जो है वो इसमें हमने हासिल कर लिया है और अब यही नेक्स्ट स्टेप में जाके हमें पाकिस्तान का जो क्रीम है आप कह सकते हैं MMA की वो मिलेगी हमारे फाइनल के अंदर। और इसी तरह के इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो जो टैलेंट है आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है कि हम बेस्ट टैलेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं और फिर यही जो टैलेंट होता है वो फिर अपने जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का झंडा जो है यानी कि एक तरफ तो ये इवेंट नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये टैलेंट हंट भी है जिसमें आप ग्रास रूट लेवल से वो पोटेंशियल वाले लोग जो अपना टैलेंट रखते हैं उनको आगे लेकर आ रहे हैं। सो फैज़ान, आप क्या देखते हैं इस इवेंट के बाद ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें ये कंटिन्यू रहेगा, आप ख़ुद भी
एक फ़ाइटर हैं और आपकी भी एक पूरी जर्नी है इसके पीछे। कैसे स्टार्ट किया आपने, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा फाइट के हवाले से? देखिए जी, मैंने एमएमए स्टार्ट किया था, एक लाइव एमएमए इवेंट हो रहा था सिंगापुर में और वन चैम्पियनशिप, और उससे पहले मैंने फेसबुक पे यूएफसी वगैरह देखा था, तो एक लाइव इवेंट था, मैं गया इवेंट मतलब जस्ट टू सी कि व्हाट्स हैपनिंग। और जब मैंने देखा कि एक केज है, उसमें 2 लोग लड़ रहे हैं, क्राउड है, एक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद आई वाज अब्जॉर्ब्ड इनटू इट। और उस दिन मैंने कहा कि मुझे ये करना है। उसी दिन मैं घर गया, मैंने वालिद साहब को बोला मुझे फ़ाइटर बनना है। क्या he didn't understand what I'm saying। आज तक वो समझते नहीं हैं, लेकिन वो समझ गए कि वो इसी क्या कहते हैं लाइन पे है, यू नो I've stuck to this। एंड ये कि मेरा इंट्रो एमएमए की तरफ इस तरह हुआ था, एंड देन विद पाकिस्तान एमएमए मेरा इंट्रो इस तरह हुआ था कि मैं हमेशा चाहता था कि अपने वतन के लिए कुछ करूं। मैं हमेशा चाहता था कि जो वहाँ हो रहा है यहाँ पे भी हो। काफ़ी सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके साथ आई रीच्ड आउट टू, उनके साथ लिंक किया कि हम किस तरीके से एमएमए को पाकिस्तान में ग्रोथ कर सकते हैं। जस्ट नेम अ फ्यू, उनमें एक अवैस भाई हैं, उनमें बशीर अहमद था, इसमें रिजवान अली था, और काफ़ी सारे लोग थे जिनका मैं नाम शायद ना ले सकूं, लेकिन ये कि आई वांटेड टू डू समथिंग एंड वी स्टार्टेड स्मॉल स्केल से हियर देयर इवेंट्स ऑल अराउंड पाकिस्तान, और That's how it started. and then it came to Essex Gardens, and then it just changed the dynamic of the sport। और right now we are doing something that it's the first time मैं एशिया में इस किस्म का इवेंट देख रहा हूँ, पूरे एशिया में। बिल्कुल। अवैस, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपका अपना पर्सनल फाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था एज एन हॉबी। मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कि मैं एज अ फाइटर इसको परस्यू करूँगा एज ए कैरियर। आई वाज बैंकर बैक देन, और मैं एक 9 to 5 जॉब कर रहा था, लेकिन इस पूरे कर रहा था मतलब अभी आप नहीं कर रहे? अब नहीं कर रहा। इस पूरे जो मेरा जर्नी थी मार्शल आर्ट सीखने में, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पाकिस्तानी फ़ाइटर्स को जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मैंने फेस करी। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि यार ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहें कि कोई बंदा एज अ फाइटर इस चीज़ को प्रोफेशनली परस्यू करे, तो उसके लिए हमें जो है ना एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और फिर मतलब अपनी स्ट्रगल भी करनी है और बाकी लोगों को भी साथ। बिल्कुल। और फिर जब मैंने आई वॉज अमंग दोज पीपल हु एक्चुअली स्टार्टेड एमएमए इन पाकिस्तान, और मेरे कराची के अंदर एक पहला जिम था एमएमए का, जो प्रॉपर एमएमए फैसिलिटी मैंने बनाई थी। तो जब मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी, तो जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में थी वो यही थी कि जब तक मैं ख़ुद इस चीज़ पे अमल करके ना दिखा दूं, तो मैं अपने फाइटर्स को या जो मेरे पास लोग आ रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं बोल सकता कि यार आप इसको एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हैं। तो उस थिंकिंग, उस थॉट के साथ जो है मैंने अपनी जो बैंकिंग जॉब थी उसको, जो कैरियर था उसको खैराबाद का, और फिर मैंने प्रोफेशनली एमएमए जो है वो एज अ फाइटर परस्यू करना शुरू किया। लॉन्ग जर्नी थी, 10 साल लगे। घर वालों ने सपोर्ट किया? शुरू में इट्स अ डेंजरस गेम, अक्सर घर से सपोर्ट नहीं मिलती है। बिल्कुल। शुरू में इतने सपोर्टिव नहीं थे। यही मसला है हमारा पाकिस्तान में, जो मार्शल आर्ट्स है ना वो बदनाम कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसकी एक बहुत पॉजिटिव साइड भी है। कर नहीं दिया गया, जनरली है ये दुनिया में, इसको बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप इसके अपोज भी है, बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप इसके फेवर में भी है। तो वो एक जनरली थोड़ा सा डेंजरस होता है, और घर वालों के लिए होता है मेरा बेटा, मेरा भाई जाके लड़ेगा, नुकसान हो सकता है, चोट भी लग सकती है, यू नो, इस तरह की वो होती है। तो फैमिली ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से ही सपोर्ट करती है। बिल्कुल। बट वी एज अ फाइटर हम इसको बिल्कुल दूसरे नज़रिए से देखते हैं। हमारे लिए जो किसी भी फाइटर है उसकी जो सेफ्टी है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। हम लोग मैं अगर बाकी लोगों की बात करूं, हम मार्शल आर्ट के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो वो मूवीज़ से और फिल्मों से ही जानते हैं, ठीक है। तो हम वही वाली साइड देख रहे होते हैं कि उसमें लड़ाई झगड़ा है, मारदार है, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आपकी लाइफ के ऊपर। जब आप एक छोटे बच्चे को एक बिल्कुल यंग एज से मार्शल आर्ट्स स्टार्ट कराते हैं तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेंटल अक्सर हेल्थ की हम बात करते हैं और उसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो पेशेंस से लेकर फियर से लेकर फोबियाज को कंट्रोल करने तक, तो ये तमाम वो साइंस है जो इस तरह के इवेंट्स लोगों को समझाते हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं। आई थिंक ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी फैज़ान, आप ऐड देखिए, एक और चीज़ है, नॉट एवरीवन हैज़ टू बी अ फाइटर। सब अवैस भाई ने हॉबी के ज़रिए स्टार्ट किया। हाँ, एक चीज़ था कि व्हेन इट बिकम्स अ हॉबी इट बिकम्स समथिंग यू हैव टू फाइट। बट
देखें हर किसी को फ़ाइटर बनने की ज़रूरत नहीं है, या फिटनेस सोल्यूशन भी है मिक्स मार्शल आर्ट्स इन जनरल, नॉट सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट्स। 1 घंटा ब्राज़ीलियन जिu-jitsu क्लास में यू बर्न अबाउट 500 कैलोरीज, अगर बॉक्सिंग क्लास यू बर्न 400-500 कैलोरीज। तो इसमें इट्स द सेम एज रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, यू बर्निंग कैलोरीज एज वेल। तो एक देखिए सिर्फ आप अगर फिज़िकल ट्रेनिंग करेंगे तो शायद आपकी फ़िज़िकल गोल्स होंगे जो आप अचीव करेंगे, आपकी बॉडी सेहतमंद रहेगी, लेकिन इट स्टॉप्स राइट देयर। जब आप मार्शल आर्ट्स करते हैं आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप 9 to 5 जॉब करें, आप मार्शल आर्ट्स जिम में जाएंगे, आपके लिए एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है, सोशलाइज़ कर सकते हैं आप लोगों के साथ विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। In my gym, I had people from all sorts of different backgrounds in Singapore. ज़बरदस्त। और ये जो बात अभी फैज़ान कर रहे हैं ये इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है कि ये सिर्फ वहीं पर रुक नहीं जाता। इट्स नॉट जस्ट अ फुल स्टॉप कि आपने अपनी बॉडी के गोल्स पूरे किए और फिटनेस के लिए आपने उसको कवर कर लिया। इनफैक्ट आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है और बहुत से रिकॉर्ड्स ब्रेक भी किए हैं। तो टैलेंट माशाल्लाह हमारे पास भरपूर है और ऐसे गार्डन्स के ताउन से ये जो इवेंट हो रहा है NFT, इसके तहत बहुत से लोग आगे भी आ रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू जी ऐसे गार्डन्स एंड PMMAF जो इस चीज़ को, इस इवेंट को बड़ी कामयाबी के साथ आगे लेकर चल रहे हैं और कल सेमीफाइनल है। सो गुड लक फॉर दैट। आई रियली होप कि जो मे द बेस्ट मैन विन, ये हमेशा ये कहा जाता है और आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल। और वैसे ही हम कोविड की वजह से बहुत से इवेंट्स से जैसे कहते हैं ना महरूम रहे हैं, आइसोलेटेड हो गए, तो इस तरह के इवेंट्स वैसे ही एक हैपनिंग जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। कल शाम 4 बजे ये शुरू होगा। फैज़ान एंड अवैस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जी। गुड लक फॉर दिस इवेंट एंड फॉर फाइनल एज वेल। एंड आई होप कि ये सिर्फ यहीं पर देर एंड देन ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसका जो फ्यूचर विजन है वो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा और आप उसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं जितनी बार ये बात कहती हूँ यकीन जानिए मैं बिल्कुल नहीं थकती और दिल में सीक्रेटली बड़ा शुक्र करके माशाल्लाह भी बोल देती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में जब आप ये अज़म कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करता चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और यकीन जानिए कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड वी शुड अप्रिशिएट ऑल दोस्त जो अपने टैलेंट के साथ इस चीज़ को साबित भी कर रहे हैं। और ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे तो उम्र में बहुत छोटे से हैं लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी उन्होंने। और अंडर 12 टेनिस कंपटीशन हुआ जी, ITF एशिया का मुकाबला हुआ जिसमें ना सिर्फ उन्होंने विन किया बल्कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया। 22 से लेकर 26 नवंबर तक ये पूरा टूर्नामेंट रहा और उसमें उन्होंने ना सिर्फ शिकस्त दी इंडिया को बल्कि फ़ाइनल भी जीत कर घर आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त स्टूडियो में अबू बकर, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनके साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं। क्या प्राउड फादर होंगे वो, और सिर्फ प्राउड फादर ही नहीं है बल्कि कोच भी हैं। मोहम्मद तलहा साहब, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप देने जी। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब इतनी सी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह अचीवमेंट्स आप जीतते चले जा रहे हो, कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से ये जीत हमें मिली है, ये मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है ये ख्वाब है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान टीम को भी देना चाहता हूँ जिसके नाम दरमान मिकाइल और हमारे कौन मालक साहब हैं। ज़बरदस्त जी। ये बताओ कि नर्वस थे, इट वाज एन इंटरनेशनल कंपटीशन जहाँ जाके आपने ऑब्वियसली पहले भी खेला हुआ है लेकिन होता है ना कि हर दफ़ा हर स्टेप से पहले आप थोड़ा सा नर्वस होता है? नहीं, प्रैक्टिस पूरी थी, यू वर कॉन्फिडेंट कि हम जीत के आएंगे? जी, ये पक्की बात है। जी। अच्छा जी, तलहा जी आपकी तरफ में आऊँगी। आप कोच भी हैं, सिखाते भी हैं, फादर भी हैं ऑब्वियसली और आप साथ भी गए थे। कैसा रहा ओवरऑल टूर्नामेंट और अबू बकर की परफॉर्मेंस को आपने एज अ कोच कैसे देखा? एज अ वालिद तो आपने, आपको जैसे कहते हैं ना निहाल जाएं और हर चीज़ पर प्यार आ रहा होगा, लेकिन एज अ कोच आपने कैसे देखा? असल में ये इस तरह से था कि एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट पहले इटसेल्फ थी क्योंकि ये होता है एशिया के तमाम रीजन जितने भी हैं, साउथ वेस्ट सेंटर, इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम सेलेक्ट होती हैं पहले। और उसमें पाकिस्तान ने पहले साउथ एशिया में, जैसा आपको पता है कि इंडिया को हराया था फाइनल में, और पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई किया था साउथ एशिया से। तो हमारी ट्रेनिंग अच्छी थी और ये बच्चे जो उनसे हैं, क्योंकि मैं तो इनका वैसे पर्सनल कोच हूँ या फादर हूँ, मेरे साथ वो पैनल भी होता है, तो इनकी पूरी टीम पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने फिर यहाँ से रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को ये पूरी टीम गई। बिल्कुल सही, पाकिस्तान को ये पूरी टीम लेकर गई जी और वहाँ जाकर इवेंट्स कैसे रहे इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी तलहा साहब आपसे बात कर रहे थे हम अबू बकर की अचीवमेंट के हवाले से, आप बता रहे थे कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। जी इवेंट में मैं भी साथ था एज ए गार्डियन, तो मैंने बता रहा था कि पूरे एशिया में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स वहाँ पर आई और उसमें से जब हम लोग पहुँचे को 30 आवर्स की हमारी मुसाफत बनी क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स में बड़ा लंबे आवर्स टाइम थे। तो जब हम पहले मैच किए तो पहला मैच भी लॉस्ट, काज़ाकिस्तान होस्ट से हमारा मैच पड़ गया, मगर उसके बाद टीम ने रीगेन किया और रीगेन करके फिर सबको अल्लाह का शुक्र है मार्जिन से हराया, पूल में अपनी पोजीशन स्टेबल की एंड देन सेमीफाइनल इंडिया को जीते और फाइनल काज़ाकिस्तान के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी टीम की स्ट्रेंथ थी जो मैं बताना चाहता हूँ वही ये थी कि इन तीनों बच्चों में अबू बकर, हमजा रोमान और मकाइल और इनके जो कोच नुमानुल हक साहब थे, इनकी टीम के अंदर एक बहुत अच्छी यूनिटी थी एंड यूनिटी स्ट्रेंथ, और वो यूनिटी की वजह से दे प्लेड लाइक द सोल्जर्स। मैं तो इनको कहूँगा पाकिस्तान के सोल्जर्स, और इनको जो ड्यूटी मिली इन्होंने अपने परफॉर्म करने की कोशिश की। बड़ी बात है कि पहला मैच हारने के बाद भी आपने अपनी पोजीशन स्ट्रांग की और फिर फाइनल जीत गए। अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट जब आपको लॉस होता है ना तो आप समझते हो कि बस अब हम तो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, तो कैसे खेला, किस तरह से? थोड़ी टेंशन हुई थी कि पहला मैच हार गए? जी थोड़ी टेंशन थी, लेकिन उसके बाद टीम ने अच्छा कवर किया। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम जब भी कोई गेम या किसी भी स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं तो इंडिया के साथ कंपटीशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका डर अलग से महसूस होता है या नहीं? नहीं इतना नहीं होता, वैसे इंडिया ऑफ द कोर्ट हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर तो सारे दोस्ती होते हैं, लेकिन जब मैदान में खेलने जाते हैं तो फिर वो लेकिन कोर्ट के अंदर होता है कि इंडिया के साथ मैच है। तो डर नहीं था, परेशानी नहीं थी, आराम से जीत गए, मतलब आपने लगा ये तो पीस ऑफ था। अच्छी टीम थी, वन ऑफ द फेवरेट टीम थी इंडिया इस टूर्नामेंट की, तो हमने अल्लाह का शुक्र करा। ज़बरदस्त। फेडरेशन कितना सपोर्ट करती है आपको? ऑब्वियसली अब कोच तो हैं, वालिद साहब भी ट्रेन लेते हैं आपकी प्रैक्टिस में, सारी मेहनत करते हैं। जी फेडरेशन सपोर्ट करती है, थोड़ा करती है, सपोर्ट करती है कम्प्लीटली। अच्छा बड़े शाये मुझे लग रहे हैं, बड़ा लिमिटेड बातों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन टैलेंट जो है वो इनका नज़र आता है और हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, कप उठाए हुए कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। किस एज में इन्होंने शुरू किया था? बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आएँ, बट दे डोंट नो व्हेन टू स्टार्ट। असल में चूँकि मैं भी खुद थोड़ा टेनिस खेलता हूँ और टेनिस प्लेयर था, मेरे अब्बू आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो जब मैं टेनिस कोर्ट जाता था तो अब्बू बकर मेरे साथ होते थे, अभी अर्ली एज में ही, बल्कि आप समझें कि होश इसने टेनिस कोर्ट भी संभाली। तो देन जब इसने स्टार्ट किया तो इसका एप्टीट्यूड अच्छा था, तो अब मैंने इसको थोड़ी सी स्क्वाश भी खिलाई, थोड़ी सी टेनिस भी, देन ही फील ज़्यादा कंफर्टेबल था टेनिस में, तो उसमें फिर हमने इसको टेनिस में डाला और मुझे मालूम था कि ये कुछ अल्लाह करम रखे तो ये कुछ एक्सेल करेगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये इज़ डूइंग माशाल्लाह से वंडरफुल। बिल्कुल। अच्छा ये आपको लगता है कि स्टडीज सफ़र कर रही हैं इसकी वजह से या साथ साथ चल रहा है? जब मेरे स्कूल मतलब जब मेरे बैचेस होते तब मुझे छुट्टी मिल जाती है स्कूल से, और जब मैं वापस आता तो मेरी मम्मा मेरा काम कवर करवाने में मेरी हेल्प करती है, हेल्प कर देते हैं, तो दोनों तरह से आपकी हेल्प जो है वो मौजूद है। अच्छा जी अब आगे क्या प्लान है? अभी तो माशाल्लाह एक बिग पैकेज जो है ये जो अभी हमने ये जितने भी अल्लाह ताला का ये फजल हो रहा है कि जितने भी ये अभी हमारी कामयाबी, पहले साउथ एशिया जीते, पाकिस्तान की कोई भी टेनिस की टीम आज तक साउथ एशिया रीजन उसमें ITF विन नहीं किया इन जो इस वाली कैटेगरी, और उसके बाद एशिया में तो किसी भी हमारी जितनी भी ये इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि अल्लाह ताला ने इतना फजल किया। और जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि अबू बकर इज़ गोइंग, अल्लाह करे अल्लाह ताला करम रखे कि हमने वाला मेडल लाना है, तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। बाकी अल्लाह ताला फजल रखे, अपना करम रखे जी इंशाल्लाह। और जब आप इतनी कामयाबियां समेटोगे और अपने टैलेंट दिखाओगे तो पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो आपके लिए दुआ भी करेगी, और मैं समझती हूँ कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको कामयाबियाँ देगा। और एक दिन मैं यहाँ बैठ कर कह रही हूँ कि जब ये अंडर 12 में खेल रहे थे ना तो मेरे शो में गेस्ट आए थे, और आज देखें ये ओलंपियन बन गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और मेहनत आपकी होगी, दुआएं हमारी होंगी। थैंक यू सो मच अबू बकर एंड थैंक यू तलहा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। गुड लक फॉर द फर्दर इवेंट्स एंड फ्यूचर, लेकिन स्टडीज़ को पीछे कभी नहीं रखना, ये हमेशा अपना गोल रखना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे जी। अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं नाज़रीन तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है Vivo V9 जो कि मार्केट में अवेलेबल है 29,999 रुपीज़ पे। नेक्स्ट है जी Vivo Y12 और इसकी कीमत है 24,999 रुपये। Vivo Y15 25,999 रुपये। और Vivo Y20s 29,999 रुपीज़।
और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, आज के भाव। फरिया हमारे साथ मौजूद है। फरिया, बताइएगा ओपन मार्केट में इस वक्त सूरत हाल क्या है सब्जियों और फलों की कीमतों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों की कीमतें हैं जो वो आसमानों से बातें कर रही हैं। मटन, बीफ, चिकन की कीमतें तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, जो आम आदमी की न पहुँच से खासी दूर थी, लेकिन अब सब्जियों की कीमतें भी जो है उसमें भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, जिससे जो गरीब आदमी मतवस्त तबका है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। इस वक्त मेरे पास कुछ सब्जियों का रेट मौजूद है, इससे मैं आपको आगाह करूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों की, तो जी जो प्याज दर्जा अव्वल की कीमत है वो 30 से 35 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा दोम 25 से 27 रुपये में, टमाटर दर्जा अव्वल 110 से 115 रुपये में, टमाटर दर्जा दोम जो है वो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो लहसन देसी है वो 165 से 170 रुपये, लहसन चाइना 280 से 285 रुपये, अदरक का जो चाइना का है वो 325 से 335 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो उनकी भी कीमतें में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। आलू की जो कीमत है दर्जा अव्वल वो जो है वो 70 से 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू दर्जा दोम 65 से 6 रुपीज़ फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी जो है वो 60 से 65, बैंगन 50 से 55, फूल गोभी 45 से 40, करेला जो है वो 85 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मूंगरे जो है वो 130 से 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च जो है वो फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।